अच्छा इन दूसरी खातून को ही कैसे बुलवा दें जो दूसरा लिबास पहने हुई थी, या इन्हें आप अफशा तस्लीम नहीं करते थे, फिर इन्हें बुलवा दे जो अफशा है। कमाल अफशा को बुलाकर लाओ। तनवीर साहब ने कहा जी बेहतर। कमाल दौड़ा। तनवीर साहब सख्त परेशानी के आलम में हाथ मल रहे थे। कैसी शर्म की बात है मेरे लिए, मैं अपने ही घर में अजनबी हो गई हूँ, लेकिन ये लिबास खुदा की कसम अब्बू मैंने लिबास नहीं तब्दील किया। अफशा ने कहा खुद ब खुद तब्दील हो गया। तनवीर साहब दांत निकाल कर बोले हाँ। अफशा ने बेबसी से कहा। एसपी के चेहरे पर भी अजीब से तासुरात थे, शायद वो हमारे बारे में कुछ कहने में एहतियात कर रहा था, वरना पुरसरार हालात 100% हमारी निशानदेही करते थे। थोड़ी देर के बाद कमाल वापस आ गया, उसका चेहरा लटका हुआ था। पूरी कोठी में इसका पता नहीं है। उसने कहा क्या मतलब? थोड़ी देर कबल पहले माँ से इजाजत लेकर गई थी और गोया मेरे लिए जो हुक्म हो। एसपी किसी कदर बोर होते हुए कहा जाओ भाई माफी चाहता हूँ, मैं तो वाकई परेशानी में फंस गया। तनवीर साहब ने पेशानी मसलते हुए कहा सिर्फ एक दरखास्त करूंगा। आफ्ताब ने कहा जी अगर दोबारा इन तीनों में से किसी का पता चल जाए तो इंतहाई इहलाक से पेश आए और खामोशी से मुझे इतला दे दें। बेहतर है मैं ऐसे ही करूंगा। खुदा हाफिज। आओ। एसपी ने अपने साथियों से कहा, फिर वो वहां से चले गए। तो सच बताओ मैंने ही तुम्हें बंद किया था? तनवीर साहब ने अफशा से कहा नहीं बोलूंगी, खुदा की कसम नहीं बोलूंगी। कैसे बाप हैं आप, अपने खून की बू भी नहीं महसूस कर सकते? इस कमीनी की बात मान ली थी आपने? मेरी नाक खराब हो गई है। भाई आओ। तनवीर साहब ने कहा। फिर वो सब भी बाहर निकल गए। शकीला सख्ते के आलम में ये सब कुछ देख रही थी। जब वो सब बाहर निकल गए गहरी सांस ली। और इनमें से किसी ने हमें नहीं देखा? तुम वही मुर्गे की एक टांग लिए खड़ी हो। तालूत ने कहा नहीं मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। शकीला ने कहा अलबत्ता बोर जरूर करोगी। नहीं मैं आप बोर भी नहीं करूंगी। वो अर्जुदगी से बोली। पक्का वादा? तालूत मस्करेपन से बोला हाँ पक्का वादा। शकीला ने रूहान से लेजी में कहा शुक्रिया। आओ कुछ खाने पीने की बात हो जाए। तालूत ने कहा। वो हमारा हाथ पकड़कर एक तरफ चल दिया। मैंने ड्राइंग रूम अलग बना लिया है, वहां खाना लग चुका होगा। मैं इसकी बात की हकीकत जानता था। हम कोठी के एक दूर उफ्तादा हिस्से में पहुंच गए। जब हमारे कमरे में दाखिल हुए तो आंखें खुल गई। एक चौड़ी मेज लगी हुई थी, वहां अनो अकसाम के खाने चुने हुए थे। मैंने शकीला की जानब देखा। शकीला के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। उसने अपने आप को बेनियाज कर लिया था। खाने के बाद वो खामोशी से बैठ गई। फिर खाना नहायत खामोशी से खाया गया। खाने पर वो खामोशी से बैठ गई। फिर खाना नहायत खामोशी से खाया गया। खाने के बाद तालूत ने हम दोनों की शक्ल देखी और बोला तो दोस्तों अब क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम डायरेक्टर तो तुम ही हो, तुम लोग एतराज तो नहीं करोगे? हरगिज़ नहीं। तो सुनो मेरा ख्याल है तनवीर साहब के सामने आ जाऊं। क्या मतलब? हाँ इनसे बात करेंगे। क्या बात करेंगे? बस इन्हें हकीकत बता देंगे, फिर यहाँ से चलेंगे। और तो तुम तनहा जाओगे? नहीं तुम दोनों भी चलो। मगर तालूत मेरा मतलब है यूसुफ। मैंने चोर निगाहों से शकीला की तरफ देखा। बेख्तियारी में मेरे मुंह से तालूत निकल गया था। शकीला ने एक लम्हे के लिए मुझे देखा, फिर लातल्लुक हो गई। बहुत पर जबर कर रही थी। हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? तालूत ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा मेरा मतलब है चलना है तो खामोशी से ही निकल चलो, इन बातों की क्या जरूरत है? फिर वही बुजदली की बात नहीं यार, इसकी जरूरत ही क्या है? अच्छा इन लोग का ज़हन भी साफ हो जाएगा, इसके बगैर यहाँ से जाना नहीं चाहता। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने शाने हिलाते हुए कहा। इस वक्त तो हम यहीं आराम करेंगे, शाम को तनवीर साहब से मुलाकात की जाएगी। तालूत ने आखिरी बात कही। आराम कहाँ करोगे? बराबर में बेडरूम मौजूद है। तालूत ने कहा। फिर हम उठकर बराबर वाले कमरे में दाखिल हो गए। इंतहाई कशादा कमरा था। इसमें नहायत आरामदेह बिस्तर लगे हुए थे। मैं इन कमरों से अजनबी नहीं था, पहले ने देख चुका था। कबाड़ गोदाम था, दुनिया भर का काट कबाड़ भरा पड़ा था, टूटा फूटा फर्नीचर और दूसरा सामान। लेकिन तालूत के लिए इसे उम्दा बेडरूम बना लेना कौन सी बड़ी बात थी। शकीला भी एक दूर के बिस्तर पर जा पड़ी। मैं और तालूत दो बराबर बिस्तरों पर लेट गए। ये लड़की अब बोर करने लगी है। तालूत ने सरगोशी की। इंसान है तालूत? क्या मतलब? और फिर औरत तजस्सुस तो फितरी है। फिर वो लोग जिनके सिवा दुनिया में इसका और कोई नहीं है। कैसी नोखी बात है कि उनकी हकीकत से भी नावाकिफ है। मतलब क्या तुम्हारा? कसम ले लो मतलब कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसे बोर मत हो, इसकी ये नाराजगी फितरी है। तो क्या उसे बता दिया जाए? नहीं मैं ये तो नहीं कहता। यूं भी तो सोचो आरफ, अगर मुझसे अपने राज में शरीक कर लें तब भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अब सब तुम्हारी तरह पत्थर थोड़ी होते हैं। फिर तुम्हारी दुनिया के लोग तो हमारे नाम से कान पर हाथ रखते हैं। हाँ ठीक है मैं इस बात पर इसरार नहीं करा। इसके बावजूद अगर तुम मुनासिब समझो तो इसे बता दो। नहीं कोई खास जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक बात और बताओ। हाँ इसकी तरफ कुछ ज्यादा ही माइल हो। तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं तुम्हारा मतलब पूछूंगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मतलब वगैरह तो तुम खुद अहज कर लेना। तालूत ने कहा। कौन सी बात? राजहस बिलाशुबा पुरकशिश लड़की थी। फिर जब वो शकीला बन गई तो न जाने मेरे दिल में इसके लिए कैसा जज्बा पैदा हो गया। मैं इससे एक खूबसूरत लड़की की हैसियत से मुतासर नहीं हूँ। चनाचा अगर तुम उसे पसंद करते हो तो मेरी तरफ से मुकम्मल आज़ादी है। तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने झिलाते हुए कहा। क्या? क्यों? क्या शकीला की हैसियत ऐसी है कि हम दोनों में से कोई इसके बारे में इस अंदाज से सोचे? वो खुद तो सोच सकती है। तालूत ने कहा। क्या मतलब? यार मैं बड़ी बेकार बातें कर रहा हूँ, लेकिन बस इस वक्त ना जाने क्यों ये ख्याल ज़हन में आ गया। अब ये ख्याल तुम्हारे ज़हन में आ ही गया तालूत तो इजाजत दो तो एक बात भी पूछ लूँ। पूछो। अगर शकीला तुम्हारा कुर्ब चाहे? मुश्किल है। तालूत ने जवाब दिया। क्यों? मेरे हालात में क्या कर सकता हूँ? इससे शादी?
अरे तोबा तोबा, ये तुम मुझसे दुश्मनी पर आमादा क्यों हो गए? क्यों, बिला वजह मुझ शरीफ आदमी की शादी करा देना चाहते हो? तालूत हंसकर बोला, मैं आज की बात नहीं कर रहा तालूत, लेकिन जिंदगी के किसी हिस्से में तो तुम इस बारे में सोचोगे। हाँ, इसको कोई उम्र सीधा बड़ी भी मिल गई तो गौर करूंगा। गोया शकीला तुम्हें पसंद नहीं है। ये मैंने कब कहा? मुझे मालूम है तालूत, तुम्हारे दिमाग में राज हंस बसी हुई थी। हाँ, लेकिन शकीला नहीं। क्या मतलब, पहले तो तुम्हें पसंद थी? हाँ, और अब न जाने क्यों इस वक्त मेरे ज़हन में इसकी शक्ल कुछ और थी। तुम भरोसा करो मेरी बात पर कि इस वक्त इसकी शक्ल ने मेरे ऊपर तासुर कुछ और छोड़ा था। बाद में मुझे इससे एक अजीब सी उनसियत हो गई है, तो सबर मेरे ज़हन से निकल गया। बहरहाल अभी तो खुद इसके मिजाज के बारे में कुछ नहीं बोलूँ कि वो क्या चाहती है। इस मसले को दरमियान में कहाँ से ले आए? फिलहाल हमें कुछ दूसरी बातें सोचनी है। मसलन मेरे ख्याल के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अरे भाई, कौन सा ख्याल? हम तनवीर साहब पर ज़ाहिर हो जाते हैं, मगर इससे फ़ायदा? बस दिल की तस्कीन। जो मुनासिब समझो वही करोगे, जो सोचोगे। मुझे क्या एतराज़ है? तुम परवाह मत करना, तुम परवाह मत करो। हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, बस मैं अपनी पोजीशन साफ करना चाहता हूँ, बाकी मैं खुद देख लूंगा। ओके ओके, जरूर साफ करो, मुझे एतराज़ नहीं है, मैंने हाथ उठाते हुए कहा। तालुत मुस्कुराने लगा। शकीला, मैंने शकीला को आवाज़ दी। जी, शकीला ने जवाब दिया। सो रही हो? नहीं हो, मैं समझा तुम सो गई। नहीं, तब इधर आओ। और शकीला उठकर हमारे पास आ गई। इसकी निगाहें झुकी हुई थी। तुम्हारी उदासी की वजह समझ में नहीं आ रही? बता दूं? शकीला ने निगाहें उठाकर पूछा। कितनी नफीस बात की है, खुदा की कसम बहुत पसंद आई। तालुत ने कहा, क्या मतलब? अगर ये कुछ नहीं, सच्ची कोई बात नहीं वगैरह कहती तो अपनायत नहीं रहती। जो आप पैदा हुई है। यार आरफ, मैं इस सवाल पर वजद में आ गया हूँ। मजाक उड़ा रहे आप मेरा? शकीला ने शिकायती अंदाज में कहा। नहीं, खुदा की कसम नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पूछने तो दो। मैंने कहा, हाँ पूछो, बताओ शकीला। तालुत ने कहा, आप दोनों की शख्सियत में लिए जो कुछ है, इसके बारे में अल्फाज में नहीं कह सकते। यूँ समझ लें कि आपके बगैर जीने का तस्वर भी बेहद खौफनाक है। आप लोग की जुदाई के बाद मौत ही मुनासिब रहेगी। जब आपने मुझे ये अपनायत, ये तस्वर दे दिया है, तो उसके बाद क्या वजह है कि आपकी शख्सियत का कोई पहलू मेरी निगाहों या मेरे इल्म से दूर है? आप कह दें कि मैं अभी ज़ेर इम्तिहान हूँ, मैं अपनी मोहब्बत, अपनी वफा का मुकम्मल सबूत नहीं दे सकी हूँ। मुझे वो तरीका बता दें जिससे मैं अपने आप को इस काबिल बना सकूँ। शकीला की आंखों से आंसू बहने लगे। आरफ, तालुत ने हाँक लगाई। बता दो यार, बता दो, जो कुछ होगा देखा जाएगा। तब तुम खुद ही बता दो। मैंने कहा, मैं बता दूं तो सुनो शकीला, जिस तरह तुम राजहंस नहीं थी बल्कि शकीला थी, इसी तरह मैं हाली यूसुफ नहीं हूं, मैं बल्कि मेरा पूरा नाम यूसुफ इब्रान है। यूसुफ इब्रान? शकीला ने ज़ेरे लब दोहराया। हाँ, और तुम्हारे आरस साहब मुझे तालुत कहते हैं। ओ, मगर मेरे सामने? क्या ये नाम अजीब नहीं है? है, शकीला ने जवाब दिया, लेकिन मेरी कुनियत यही है। जमीन पर रहने वाले इंसान ऐसे नाम नहीं रखते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही नाम होते हैं। जमीन पे रहने वाले हमारे यहाँ? शकीला ने तजस्सुस से कहा। हाँ भाई, मेरा ताल्लुक तुम्हारी दुनिया से नहीं है। यानी? शकीला ताजुब से बोली। मैं उस पोशीदा दुनिया का इंसान हूँ जिसे तुम लोग जिनों की दुनिया कहते हो। ओ, शकीला होंठों पर जुबान फेरने लगी। हाँ, मैं जिन हूँ। नहीं, शकीला हज़यानी अंदाज में हंस पड़ी। खौफजदा होने की कोई वजह नहीं है। तुम लोगों ने हमारी तरफ से एक बेबुनियाद खौफ तारी कर रखा है खुद पर। और मिस्टर राव, अब पूरी कहानी आप सुना दे। और मैंने नहायत संजीदगी से शकीला को सारी तफसील बता दी। खुदा की कसम, ये कहानी झूठी नहीं है और तुम इस पर शक ना करना। मेरे खामोश होने के बाद तालुत बोला। शकीला आंखें फाड़ फाड़ कर तालुत को देख रही थी। तब तालुत ने रासिम को आवाज दी। दूसरा में रासिम जाहिर हो गया। इन्हें मुख्तलिफ शक्लें बनाकर दिखाओ। ये मेरा गुलाम है शकीला। फिर रासिम ने वो तमाशे दिखाए कि कई बार शकीला की चीखें निकल गई। तब तालुत ने रासिम को रोक दिया। बस अब ठीक है, तू जाओ। उसने रासिम से कहा। रासिम ने गाँव से ओझल हो गया। आप बताओ, क्या तुम मुझसे खौफजदा हो? नहीं, शकीला ने फंसी फंसी आवाज में कहा। वंडरफुल। तब तुम्हें अपने बारे में बताकर कोई अफसोस नहीं हुआ? इससे कबल तुमने कोई अंग्रेजी बोलने वाला जिन देखा है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा और शकीला खौफजदा अंदाज में मुस्कुराने लगी। चनाचा शकीला, तुम्हें यह भी आरफ की जुबानी मालूम हो गया कि इसका जब तुम मिली मैं मनहूस तिलका का शिकार हो गया था, लेकिन अब खुदा का शुक्र है सब ठीक ठाक है। ऐसी सूरत में ये तनवीर साहब वगैरह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ये बताओ, तुम्हारे दिल में कोई मैल है? खुदा की कसम नहीं, लेकिन मैं काफी दिनों तक हैरतज़दा रहूंगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तालुत ने मस्करेपन से कहा। तो अब मैं कह रहा हूँ कि हम तनवीर साहब पर जाहिर हो जाएं। क्या हर्ज है? शकीला ने भी कहा। हाँ, सैया हुए कोतवाल। मैंने टुकड़ा लगाया और शकीला मुस्कुराने लगी। जाओ आरफ, बाहर की फिजा देखो। तालुत ने कहा। तुम अकेले में डरोगी तो नहीं जिन से? हरगिज नहीं, ये हमारे अपने हैं। शकीला ने कहा। अल्लाह इस अपनायत को बरकरार रखे। मैंने मस्करेपन से कहा और जल्दी से बाहर निकल गया। मैं जानता था कि मैं दूसरों की निगाहों से पोशीदा हूँ, इसलिए मैं इत्मीनान से कोठी गर्दी करता रहा। कोठी के एक हिस्से में कुछ गहमा गहमी थी। बहुत से मुलाजिम एक हिस्से को साफ करने में लगे हुए थे। मुलाजमों की गुफ्तगू से मालूम हुआ कि कुछ मेहमान आ रहे हैं। मैं वहां से आगे बढ़ गया और तवील चक्कर लगाकर मैं काफी देर में वापस आया। तालुत तो शकीला बातें कर रहे थे। क्या पोजीशन है? नॉर्मल। कोई खास बात तो नहीं? कोई नहीं, सिवाय इसके कि कोठी में कुछ मेहमान आ रहे हैं और बड़ा एहतमाम है। तनवीर साहब मौजूद है? शायद नहीं है। जल्दी भी क्या है, अब आराम करो। आराम? हाँ, थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। तुम लोग भी सो जाओ। तालुत ने करवट बदली। शकीला अपनी मुसहरी पर चली गई थी। सचमुच सब सो ही गए।
आंख खुली तो हासी रात हो चुकी थी। पूरे कमरे पर गहरी तारीकी मुसल्लत थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। आंख खुलने के बाद चंद साल तक तो माहौल का अंदाजा ही नहीं हो सका। जब सब कुछ याद आ गया तो मैंने तालूत को आवाज दी, जाग गए आरिफ? तालूत की आवाज सुनाई दी, हाँ लेकिन ये अंधेरा, रात हो चुकी है। तालूत ने जवाब दिया, रोशनी तो कराओ यार। रासम, तालूत ने रासम को आवाज दी, हल्की रोशनी। उसने रासम को हदायत की। कमरे में एक शमा रोशन हो गई। हल्की रोशनी में हमने शकीला की मसारी की तरफ देखा। शकीला अभी तक सो रही थी। इन खातून को भी जगाया जाए। हाँ आवाज दो, तालूत ने कहा। मैंने शकीला को आवाजें दी। खासी गहरी नींद सो रही थी। कई आवाजों पर जागी, फिर घबरा कर जल्दी से मसारी से नीचे उतर आई। क्या हुआ, क्या हो गया? रात, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे कैसे? शकीला ने और परेशान होकर पूछा। बस खुद ब खुद हो गई, मैंने जवाब दिया। तालूत हंसने लगा। ओ, शकीला ने गहरी सांस ली। अब उसे अपनी बदहवासी का एहसास हुआ था। वो भी मुस्कुराने लगी। वाकई खूब रात हो गई, न जाने क्या बच गया होगा। आओ बाहर चलकर देखें। तालूत ने कहा। हम तीनों बाहर निकल आए, लेकिन बाहर निकलकर हमने गहरी सांस ली थी। रात वक्कों से कहीं ज्यादा गुजर गई थी। गालबन 2:30 बजे थे। पूरी कोठी सुनसान पड़ी हुई थी। सब सो चुके होंगे। किसी के जागने के आसार नहीं नजर आ रहे थे। कमाल है यार साहब, इतनी गहरी नींद सो गए। खाना तो नशावर नहीं था। मैंने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन मानों में तुम कह रहे हो वैसे तो खुराक के नशे से बड़ा कोई नशा ही नहीं है। मगर हजरात, अब क्या किया जाए? आओ आवारागर्दी करते हैं। इस वक्त कहाँ? मैंने ताजुब से पूछा। शहर की सुनसान सड़कों पर, तालूत ने जवाब दिया। वाकई लुत्फ आ जाएगा। शकीला बोली, बहुत हो बहुत हो। मैंने शरारत मेज अंदाज में मुस्कुराते हुए, फिर आमादगी जाहिर कर दी। हम कोठी से बाहर निकल आए। खूब थी ये रात की आवारागर्दी। सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी थी, लेकिन शहर के चंद इलाके अब भी जाग रहे थे, खासतौर से बंदरगाह का इलाका। इस इलाके में दिन रात रौनक रहती थी। यहाँ के होटल भी खुले हुए थे। क्या ख्याल है, खाने का प्रोग्राम है? तालूत ने पूछा। ओ नहीं, लेकिन काफी पी जा सकती है। आओ किसी होटल में चलें। यहाँ के होटल शरीफ लोगों के नहीं होते, मैंने किसी कदर हिचकिचाते हुए कहा। तो हम ही कौन से शरीफ हैं? आओ, तालूत ने कहा। हम तीनों सी हाक की तरफ बढ़ गए। खासी बड़ी इमारत थी, बाहर से खूबसूरत भी नजर आ रही थी। एक चौड़े जीने से गुजरकर हम रिफ्रेशमेंट हॉल में पहुंच गए। हॉल में खासी रौनक थी। सिगरेटों के धुएं चकरा रहे थे। इनमें नशावर सिगरेटों की बू भी शामिल थी। गंदी हवा बाहर फेंकने वाले पंखे चल रहे थे, लेकिन फिर भी नागवार बू बाकी थी। ज्यादातर मुल्की और गैर मुल्की मल्लाह ही नजर आ रहे थे। औरतें भी थी, लेकिन शरीफ औरतों की कहीं झलक भी नहीं थी। ये सब की सब शिकारी थी, जो खास तौर से गैर मुल्कियों का शिकार करने आती हैं। माहौल अच्छा नहीं है तालूत, मैंने कहा। तो फिर शकीला भी हमारे साथ है। हाय अल्लाह, मैं मर जाऊं यार, तुम मेरे सामने ऐसी बातें ना किया करो, तालूत ने कहा। इस कोने की मेज की तरफ बढ़ने लगा, जो खाली नजर आ रही थी। बहरहाल हम कुर्सियां घसीट कर बैठ गए। बेशुमार निगाहें हमारी तरफ थी। इनमें ज्यादातर खतरनाक चेहरे थे। मुझे उलझन होने लगी। इस बेबाक माहौल में कोई हंगामा जरूर होगा, मेरे दिल ने कहा। लेकिन मुझे हैरत इस शकीला की बच्ची पर हो रही थी। मुझसे ज्यादा उसे तालूत पर इत्मीनान हो गया था। वो बेहद मुतमईन नजर आ रही थी। वेटर हमारे सिरों पर पहुंच गया। काफी, तालूत ने भारी आवाज में कहा। साहब, वेटर झुककर बोला। हूँ, तालूत ने चौंकों से देखा। आप किसी जहाज से आए हैं? नहीं, क्यों? शहर से आए हैं? हाँ, तब मैं आपके लिए कमरे का बंदोबस्त कर सकता हूँ। रात भर रहें, किराया से 20 रुपए होगा। यहाँ बैठना ठीक नहीं है। अच्छा, वो क्यों? तालूत ने पूछा। यहाँ अच्छे लोग नहीं आते, फिर इस वक्त हाल में बहुत बुरे लोग मौजूद हैं। तुम काफी लाओ और इसके साथ साथ इन बुरे बुरे लोगों की एक फहरिस्त भी ले आओ। मैं इन सबको ठीक कर दूंगा। जैसी आपकी मर्जी साहब, मैंने आपको आगाह कर दिया है। बहरा चला गया और थोड़ी देर के बाद उसने काफी सर्व कर दी। घूरने वाले अभी शकीला को घूर रहे थे। इनकी निगाहें इस पर से हटी नहीं रही थी। और फिर गड़बड़ शुरू हो गई। कुर्सी से उठने वाला शख्स बिला मुबालगा पौने 7 फुट रखता था। बदन इस लिहाज से मोटा नहीं था, लेकिन तंदुरुस्त जरूर था। सफेद कमीज, सफेद पतलून पहने हुए था। गिरेबान पेड़ तक खुला हुआ था। बालों से साफ सीना नजर आ रहा था। किसी आंखें नशे में डूबी हुई थी। वैसे वो किसी गैर मुल्क से ही तलक रखता था, न जाने कहाँ का था। हेलो, उसने हमारे करीब आकर दोनों हाथ मेज पर रख दिए और झुक गया। तालूत गर्दन झुकाए काफी पीता रहा। लंबा आदमी बराह रास्त शकीला की तरफ देख रहा था। क्या ये दोनों तुम्हारे दोस्त हैं? उसने पूछा। जी फरमाइए, मैंने कहा। ओ, तुम खामोश रहो, मुझे बात करने दो। क्यों डार्लिंग? अब शकीला किसी हद तक नर्वस हुई। उसने दजीदा नजर से तालूत को देखा। वो बड़ी शराफत से काफी के छोटे छोटे घूंट ले रहा था। मेरा नाम गैपन है, इंकालूट का हेड हलासी हूँ। यहाँ मुझे सब जानते हैं। क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठोगी? अब तालूत ने काफी खत्म कर ली थी। फिर उसने होंठ उचक करते हुए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। हेलो गैपन, उसने बड़े प्यार से कहा। हेलो, ओ हेलो, तुम्हारी साथी मुझे बेहद पसंद आई है। दोस्तों, सिर्फ आज रात इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। मगर तुम जैसे मरियल लोगों को हम दोस्त नहीं बनाते। तुम बांस की तरह लंबे और बेतुके हो। अबे, तुम तो तेज हवा में कदम भी न जमा पाते होगे। भाग जाओ यहाँ से। उठो लड़की, तुम बंदरगाह के शहंशाह को नहीं जानती। मैं होश होगा तो किस्मत सवर जाएगी। गैपन ने शकीला की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर चौंक पड़ा। न सिर्फ इसने बल्कि मैंने और शकीला ने महसूस किया कि अचानक इसका एक हाथ गायब हो गया था। गैपन ने दूसरे हाथ से अपना हाथ टटोला, फिर इसकी चीख निकल गई। बहुत से लोग चौंक कर खड़े हो गए थे। अरे मेरा हाथ, मेरा हाथ, गैपन चीख रहा था। फिर अचानक एक तरफ लुढ़क गया। इसकी टांग छोटी हो गई थी।
तब तालूत झुका, उसने मुंह से फूंक मारी। पूरे हाल में हंगामा हो गया था। गैपन किसी तिनके की तरह उछलकर दूर जा गिरा था। मैंने गहरी सांस ली। लोग गैपन की तरफ मुतवज्जह थे। उन्होंने देख लिया था कि हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ। हम तो खामोश बैठे थे। न जाने गैपन को क्या हो गया था। शकीला खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने काफी की प्याली मेज पर रख दी। मेरा ख्याल है उठ ही जाए, यहाँ से कहीं और चलें। बिल की रकम रख दो आरिफ, तालूत ने कहा, और मैंने जेब से चंद नोट निकालकर मेज पर डाल दिए। गैपन के गिर्द तकरीबन सारे ही हॉल के लोग जमा थे। दरवाजे खाली थे। हम इत्मीनान से दरवाजे से निकल आए। हमें रोकने वाला कोई ना था। फिर हम इस होटल से ही काफी दूर निकल आए। हमारा रुख समंदर के साहल की तरफ था। अब इसका क्या होगा मिस्टर यूसुफ? शकीला ने पूछा। कुछ नहीं होगा, बस एक हाथ गायब, एक टांग छोटी, और हमेशा ऐसी रहेगी। हाँ, मेरा ख्याल बहुत सख्त सजा है, अब दे दी गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, तालूत ने जवाब दिया। हम चलते रहे। भी चलते चलते तालूत ने रफ्तार सुस्त कर दी। मेरे कंधे को दबाया। मैंने असर से कहा, यार थोड़ी सी तन्हाई दे दे। ओ वेरी गुड, वाकई? मैंने चौंक कर कहा। हाँ। तालूत ने गर्दन हिला दी। ओके, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर हम आगे बढ़ते रहे। फिर हम समंदर के खाली हिस्से में पहुंच गए। यहाँ चारों तरफ ठंडी ठंडी रेत और ठंडी ठंडी चांदनी बिखरी हुई थी। तालूत, मैंने उसे आवाज दी। हाँ, मैं तो इस टीले पर लेटकर माजी का सफर करूंगा। ठंडी रेत मुझे बचपन से पसंद है। वो क्या बच्चों वाली हरकत है, आओ चहलकदमी करेंगे। तुम लोग करो, मुझे थोड़ी देर की तनहा छोड़ दो। मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी। आओ शकीला, तालूत ने कहा। फिर वो शकीला के साथ आगे बढ़ गया। मैं रेत पर लेटकर इन दोनों को देखने लगा। सच्ची बात यह है कि शकीला बहुत खूबसूरत थी। मेरे दिल में इसके लिए जगह थी, लेकिन दिल लगाने का कारोबार तो मैंने अरसा दराज से छोड़ दिया था। अब तो उसकी जरूरत भी बाकी नहीं रही थी। चनाचा तालूत को उसकी तरफ माइल देकर मुझे कोई एहसास नहीं हुआ, बल्कि इस इल्तफात में मुझे खुद दिलचस्पी महसूस होने लगी। वैसे अजीब था ये जिनज़ादा भी। खुद मुझे इसे इश्क का मशवरा दे रहा था, और अब मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर न जाने क्यों मेरे ज़हन में माजी की कुछ तस्वीरें उभरने लगी। ये कैसी अजीब जिंदगी थी। न जाने कब तक ख्यालात में गुमराह। फिर तालूत की आवाज़ ने ख्यालात का तलस्सुम तोड़ा। मैंने कहा, मौलाना फिर सो गए क्या? नहीं, जाग रहा हूँ। मैं उठकर बैठ गया। तालूत और शकीला मेरे पास ही बैठ गए थे। क्या सोच रहे थे? कोई खास बात नहीं। क्या ख्याल है वापस चले? चलो, चहलकदमी का मूड तो अब रहा नहीं। चनाचा हवा की सवारी की जाए। ठीक है चनाचा, तुम दोनों आंखें बंद करो। तालूत ने कहा। फिर आंखें तनवीर महल में क्यों ना खुलती? हम इसी कमरे में थे। ये कैसा सफर है यूसुफ साहब के हमें अपने जिस्म तक मुतहरक नहीं मालूम हुए? शकीला ने कहा, हवा के सबक ज़रात हमारे बदन मुंतकिल कर देते हैं। इससे ज्यादा तफसील मैं खुद नहीं जानता। मुझे सिर्फ अमल आता है, थ्योरी नहीं। तालूत ने जवाब दिया। फिर मुझसे बोला, आओ आरिफ, एक बार फिर माहौल का जायजा ले लें। शकीला, तुम आराम करो। आओ, मैंने कहा। फिर हम दोनों कमरे से निकल आए। मेरा ख्याल है सुबह को हम तनवीर साहब से बात कर लें, फिर यहाँ से निकल जाएं, कहीं और चलेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। यार, एक और खास बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या? मैं इस लड़की को पसंद करने लगा हूँ। मुबारक हो, दिल से मुबारक हो। लेकिन अचानक कैसे? बस यार, जो कुछ हुआ अचानक हुआ, लेकिन तुम्हें तालूत की कसम खानी पड़ेगी। किस बात पर? जो कुछ कहोगे सच कहोगे। हाँ हाँ, पूछो क्या बात है। नहीं, पहले कसम खाओ। फिर तालूत ने पीछे हटकर मुझे कसम खिलवाई। फिर बोला, अगर मैं इस लड़की से राह रस्म बढ़ा लूँ तो तुम्हें दुख तो नहीं होगा? तालूत की कसम नहीं। और शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम्हारे अल्फाज में खलूस सच्चाई है, मुझे इत्मीनान है। सुनो, वो भी मुझे चाहने लगी है। एतराफ किया है उसने? हाँ, तालूत ने भोंडे अंदाज में शर्माने की अदाकारी करते हुए कहा। मैंने इसकी पुष्प पर एक धप रसीद कर दी। तालूत हंसने लगा। यार आरिफ, क्यों ना हम जिंदगी में थोड़ी सी तब्दीली लाएं? कैसी तब्दीली? हम दोनों शादियां कर लें। सवार हुई और जहन पर। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात नहीं है, खुदा की कसम ये बात नहीं, बस ऐसी सोचा था। बहरहाल मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। और तुम? मेरी और बात है। क्यों? यार मैं शादी नहीं करूंगा। आखिर क्यों? तुम खुद सोच सकते हो मेरी जिंदगी क्या है। सूली पर तो लटका रहता हूँ हमेशा। तुम्हारी बात दूसरी है। तुम्हारी साथी हमेशा ऐश करेगी, और मैं जिस वक्त भी तुम मुझसे जुदा हो गए, मेरी हैसियत दो कौड़ी की हो जाएगी। क्या कह रहे हो आरिफ? तालूत संजीदा हो गया। इसमें कौन सी बात गलत है मेरे दोस्त? गोया तुम्हें तालूत पर इत्मीनान नहीं है, लेकिन सुन मेरे यार, अपने बाप की कसम खाता हूँ कि जब तक वो जिंदा है, हालात कुछ भी हो जाए, वो तुझे नजरअंदाज नहीं करेगा। वो हमेशा तेरी बेहतरी की तलाश में रहेगा। वो तो ठीक है तालूत, लेकिन अब भी लेकिन की गुंजाइश रह गई है। तालूत ने शिकायती अंदाज में कहा। नहीं, मेरा मतलब है कि अभी तो मेरी निगाह में। मैं समझ गया। बहरहाल हम तलाश शुरू करेंगे। तुम्हें इजाजत मिल जाएगी? मैंने सवाल किया। बताऊंगा ही नहीं वहां। मेरा ख्याल है खासी खतरनाक बात रहेगी। वो तो ठीक है, मगर ये भी तो सोचो, मैं अपने यहाँ किसी से शादी नहीं करूंगा, और फिर अगर मेरी जिंदगी में कोई औरत बीवी की हैसियत से आई तो अब वो शकीला होगी। हम लोग कोल के सच्चे होते हैं, खुदा कामयाब करे। मैंने हुलूसे दिल से कहा। अच्छा, अब इन तनवीर साहब से निपटने की सोचो। तुम मस्जिद हुई तो आओ, इन्हें तलाश करें। अभी तो सो रहे होंगे, जगा लेंगे। मैंने कहा। तब फिर आओ। तालूत ने कहा। हम तनवीर साहब की ख्वाबगाह की तरफ चल पड़े, लेकिन हमारा ये ख्याल गलत साबित हुआ कि वो सो रहे होंगे। तनवीर साहब की ख्वाबगाह से बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। 2-3 अफराद थे। जल्दी जाग जाते हैं ये लोग? तालूत बोला। हाँ, मगर दूसरी आवाजें मिसेस तनवीर होंगी। तब क्या ख्याल है? आखिरी उम्र में आई यार, दस्तक दो। तालूत ने कहा। मैंने दस्तक दी। कौन है? अंदर आ जाओ। तनवीर साहब की आवाज उभरी। हम दोनों दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर तनवीर साहब, बड़ी माँ और अफशा तीनों मौजूद थे। हमें देखकर तनवीर साहब और बड़ी माँ की जो हालत होनी चाहिए थे वही हुई। अलबत्ता अफशा हैरानी से हम दोनों की शक्लें देख रही थी।